नमस्कार, सादर प्रणाम व शुभ दोपहर। मैं वैद्य सुशांत पाटिल, मार्केटिंग मैनेजर श्री दूधपापेश्वर लिमिटेड, इस सत्र में उपस्थित सभी मान्यवर अतिथि तथा वैद्यवरों का सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का चर्चा सत्र स्वर्गीय वैद्यराज श्रीमंत नाना साहेब पुराणिक जी के स्मरणार्थ मुंबई वैद्य सभा एवं आयुर्विद्या प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई द्वारा संयुक्त विद्यमान से आयोजित किया गया है। आज के चर्चा सत्र का विषय कोविड नामक महामारी के पश्चात होने वाले जटिलता एवं उनका आयुर्वेदिक प्रबंधक है और इस विषय पर विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए आज हमारे पास प्रमुख वक्ता प्राध्यापक वैद्य विनायक तावड़े जी है। मैं मुंबई वैद्य सभा एवं आयुर्विद्या प्रसारक मंडल की ओर से उनका इस सत्र में स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आज इस मंच पर उपस्थित वैद्य प्रदीप मिश्रा जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर मुंबई वैद्य सभा, श्री रंजीत पुराणिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दूधपापेश्वर लिमिटेड, वैद्य राजन पाटनकर सर, बोर्ड मेंबर आयुर्विद्या प्रसारक मंडल एवं वैद्य संजय सातपुते जी, प्राचार्य आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई, इन सभी का स्वागत करते हुए इस चर्चा सत्र की शुरुआत करता हूं। किसी भी पावन या शुभ कार्य की शुरुआत परमेश्वर की आराधना करने से ही होती है और इस परंपरागत सत्र की भी शुरुआत हम आयुर्वेद के देवता भगवान श्री धन्वंतरी की आराधना से करेंगे और इसी के लिए धन्वंतरी के चरणी वंदन करने के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय शिव मुंबई के संहिता विभाग के सहायक प्रोफेसर वैद्य अनुपमा जोग मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं। Good afternoon, everyone. Madam, your voice is sounding. Maybe there is another voice. We are fixing it. Yes. So, is it okay now? Should I start? Yes, madam. Yes, madam. शंखं चक्रं जलौका दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान्शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गम् कटितटस्थारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलं धन्यवाद मैडम। अब मैं वैद्य प्रवीण मिश्रा जी को इस स्मारक व्याख्यान के प्रमुख संयोजक मुंबई वैद्य सभा का संक्षेप में परिचय देने के लिए आमंत्रित करता हूं। वैद्य प्रदीप मिश्रा जी मुंबई वैद्य सभा के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर है और उनका 1984 से आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान रहा है। उन्होंने कई पुरस्कार से जो है उनको सम्मानित किया गया है और वे 2018 से नेपाल के उप पंतप्रधान के आयुर्वेद सल्लागार की तौर पे कार्यरत है। ओवर टू यू प्रदीप सर। सभी चिकित्सक महानुभाव, श्रीमान पुराणिक सर, आप सभी को नमस्कार है। आज हम एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिन मानते हैं आज का कि श्रीमान नाना साहब जैसे व्यक्तित्व के बारे में उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनके नाम से हम प्रत्येक वर्ष की भांति आज 21 अगस्त के दिन उनके स्मरण को हमेशा चिरकाल तक बनाए रखे, इसलिए उनकी याद में उनके नाम से हम व्याख्यान माला का
आयोजन करते हैं। यह आयोजन काफी समय से और अनेक विभूतियों के द्वारा इसे संचालित किया जा चुका है। आज के समय में भी इसका संचालन मुंबई वैद्य सभा और आयुर्विद्या प्रसारक मंडल सायन की तरफ से और प्रत्येक वर्ष सायन कॉलेज के प्रांगण में किया जाता है, किंतु इस समय ये जो पेंडेमिक का समय चल रहा है उसकी वजह से जूम मीटिंग के ऊपर और हम लोग कोशिश करके सफलतापूर्वक इसका आयोजन हो ऐसा पुराणिक सर के मार्गनिर्देशन में और हम इसके लिए अग्रसर हो रहे हैं। इस संस्था से जुड़े हुए नाना प्रकार के वैद्यों को और चिकित्सकों को पुराणिक साहब के आशीर्वाद के द्वारा इसका संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे नाना साहब पुराणिक जी के बारे में एक छोटा सा मैं परिचय में मुझे जितना समझ है उतना आप लोगों के समक्ष देना चाहता हूँ। हालांकि मैं समझता हूँ कि सभी लोग उनके नाम से परिचित है, उनके कार्य से परिचित है, उनकी जीवन से परिचित है, फिर भी आज का जो समय है उसमें एक फॉर्मल तरीके से उनके बारे में दो शब्द सम्मान पूर्वक मैं उनके बारे में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। श्रीमान नाना साहब का जन्म 1907 में हुआ था। यह एक संयोग ही है कि उसी समय आयुर्वेद महासम्मेलन की भी स्थापना हुई थी। तो ये संयोग इस तरह से विलक्षण हो जाता है कि उनका जन्म और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ये जो संस्थाप है उसकी संयोग से एक ही समय पे होना ये एक विलक्षण संयोग ही कहलाता है। सन 1933 के अंदर श्री दूध पापेश्वर आयुर्वेद ट्रस्ट और औषधालय की उनके द्वारा स्थापना की गई थी और निरंतर उसके ऊपर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ कार्य उसके अंतर्गत किया जाता था। जैसे कि उसमें सन 1933 के अंदर ही त्रिदोष चर्चा परिषद का आयोजन किया गया। उसी समय 1935 के साल में श्री दूध पापेश्वर रुग्णालय की स्थापना की गई और 1937 में आरोग्य मंदिर पत्रिका का प्रारंभ उनके द्वारा किया गया। 1941 में 12वें निखिल भारतीय एवं मैसूर संस्थान वैद्य सम्मेलन के प्रदेश के अध्यक्ष पद का भार उन्होंने संभाला था। इस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में उन्होंने कई तरह के सेमिनार आयोजन किए, कई जगह उनका सम्मान किया गया और कई तरह की कंपनियों के शुरू करने में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में लोगों ने उनसे जो सलाह ली और उनके द्वारा मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़े हैं, आयुर्वेद के प्रति उनकी जो सोच है उसे दर्शाता है। एक कर्मठ आयुर्वेद के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए उन्होंने कठिन समय में, जबकि उस समय वो समय ऐसा था जबकि सरकार की तरफ से और दूसरी किसी भी तरीके से किसी प्रकार का सहयोग आयुर्वेद वालों को नहीं मिलता था। ऐसे समय में श्रीमान नाना साहब ने जो कार्य किया है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम ही होगा। आयुर्वेद को प्रसारित करना, आयुर्वेद को प्रचारित करना, लोगों के बीच में आयुर्वेद का मान बढ़ाना, आयुर्वेद क्या है ऐसा समझाना, ये सिर्फ उनके द्वारा किए हुए कार्यों से ही प्रतिपादित हो जाता है। सन 1956 में ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन के शिष्टमंडल के डेप्यूटी लीडर की हैसियत से जापान और दक्षिण और पूर्व एशियाई राष्ट्रों की औद्योगिक प्रगति का अध्ययन किया गया है। सन 1960 में ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद भारतीय कारखानों के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड, अमेरिका, मध्य एशिया और रशिया की उन्होंने सफलतापूर्वक यात्रा की है। इससे यह साबित होता है कि सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी आयुर्वेद को किस तरीके से और लोगों के बीच में पहुंचाया जाए और उसकी ख्याति प्राप्त कर सके, ऐसा उन्होंने कार्य किया है। जो कि आज के समय में पता चलता है कि हम आयुर्वेद के जिस माहौल में आज जी रहे हैं, जितना सम्मान और इज्जत हमें मिलती है आयुर्वेद के विद्यार्थियों को या आयुर्वेद के चिकित्सकों को या आयुर्वेद की संस्थाओं को, शायद ये पुराणिक साहब का ही आशीर्वाद है, उनकी मेहनत है, उनकी कर्तव्य निष्ठा है, जिसके द्वारा कि आज हम इतने प्रचलित हैं, लोग हमें जानते हैं। वरना तो मुगल शासन से लेके और अंग्रेजों के शासन तक आयुर्वेद को संभालने वाला या चलाने वाला कोई रहा ही नहीं था। उस और आजादी के बाद में भी देखा जाए तो जो भी सरकारें उस समय आई थी, तब से लेकर के अब तक किसी भी तरह का कोई बड़ा सहयोग नहीं मिला था।
ऐसे समय पे भी श्रीमान पुराणिक साहब ने अपनी ट्रैक न बदलते हुए एक ही विषय के ऊपर तन मन धन से लगे रहे और आज आयुर्वेद को जिस मुकाम पे पहुंचाया है और आज आप और हम जो देख रहे हैं ये सब उनके मेहनत का फल है। ऐसी एक शख्सियत को हम शत नमन करते हुए उनको सम्मान प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त के दिन उन्हें याद करते हुए एक श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम से एक व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं और वो व्याख्यान माला श्रीमान रंजीत देशमुख जी के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन के द्वारा और इसका सफल आयोजन किया जाता है, जिसमें कि अच्छे नाना प्रकार के विद्वान वैद्यों का, चिकित्सकों का और काफी अच्छा लेक्चर अपने अनुभव दिए जाते हैं। इस चीज का फायदा आज की जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, उस सतत रूप से मिला। श्रीमान रंजीत साहब का भी एक मन बना रहता है। थोड़ा सा रंजीत साहब के बारे में भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि नाना साहब के उनका जो अंश है शायद वो इतना प्राउडली वो इस चीज आगे बढ़ा रहे हैं कि उन्हें देखकर के गर्व होता है कि नाना साहब की प्रथा को और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। इनमें भी हम देखते हैं कि 24 घंटे 12 महीने ये सतत रूप से इस कार्य में लगे रहते हैं। आयुर्वेद के उत्थान के लिए, आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए इनका योगदान माननीय देते हैं और सदैव ये हम आस लगा रहे कि भाई श्रीमान रंजीत साहब का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहे और इनके मार्गदर्शन में हम इसी तरह के कई प्रकार के आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक बनाते रहे, नाना प्रकार के आयोजन करते रहे। और इसमें कोई शंका नहीं है कि किसी भी समय जब रंजीत साहब को हमारे द्वारा कोई बात कही जाती है कि भाई आयुर्वेद के प्रचार के बारे में हमें कोई सेमिनार करना है या कोई मीटिंग करनी है या कोई प्रोग्राम, नाना से श्रीमान रंजीत साहब सबसे अग्रणी रूप में खड़े पाते हुए कहते हैं कि तुम लोग शुरुआत करो, जो भी होगा वो हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। तो इस तरीके का इनका जो मन है, इनके जो भाव है, ये आयुर्वेद की उन्नति के लिए बहुत बड़ा एक सहायता के रूप में हमें देखना चाहिए। मैं इस पुराणिक परिवार को शत नमन करते हुए और आज के इस व्याख्यान माला का शुभारंभ हो तो को और अच्छे से आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं आप सबका आभारी और धन्यवाद प्रकट हूँ। मुझे आशीर्वाद मिला है ऐसा मैं मानता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मिश्रा सर। अब मैं दूधपापेश्वर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं आयुर्विद्या प्रसारक मंडल के अध्यक्ष श्री रंजीत पुराणिक जी को स्वर्गीय वैद्यराज श्रीमंत नाना साहेब पुराणिक जी के जीवन के ऊपर कुछ 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू रंजीत सर। थैंक यू Dr. Sushant Patil and my colleague at Sri Dudhpapeshwar Limited, as well as very kind of which epitomizes the founders' vision to founding of the place. This is our 150th year since the time of establishment, and as part of the Puranic family, it is our profound privilege to take forward this legacy. Vaidya Nana Saheb Puranik is exactly what Dr. Pradeep Mishra explains. Every year, we meet now for the 21st memorial lecture, and almost every year, a new dimension about Nana Saheb's personality comes forth.
And one of the things that we as a Puranic family and we in Dudhpapeshwar as Team SDL, as we now christen ourselves, know for a fact, scientific I remain through is again and again in society today. All of us are of the important role that Ayurveda played in these pandemic times, and this is something that Vaidya Vinayak Taide, who is no less than a Raj Vaidya himself, he's the physician, personal physician to the governor of Maharashtra, and this governor, his words of wisdom will shed light on how the Ayurveda science even in these kind of paper-based in Dudhpapeshwar, whether it was publishing through Dudhpapeshwar Prakashan, or whether it's research, or it's even production and standardization. As we are, most of us are aware, he was the member of the first Pharmacopoeia Commission, which has grown from strength to strength since its early formation in 1964. Once again, on behalf of the Puranic family, I would like to thank Ayurvedya Prasarak Mandal as well as Mumbai Vaidya Sabha, who have collaborated always with Dudhpapeshwar to ensure that these memorial lecture series continue. And we look forward to many more years of bringing about different dimensions of Ayurveda in memory of my grandfather and taking it forward. Once again, thank you. And Dr. Sushant, over to you. Thank you. धन्यवाद रंजीत सर। अब मैं इस चर्चा सत्र के प्रमुख अतिथि एवं वक्ता वैद्य विनायक तावड़े जी का एक संक्षिप्त में परिचय प्रदान करना चाहूंगा। एक विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद तज्ञ ताइडे सर का 18 से अधिक वर्षों का अध्यापन का अनुभव रहा है तथा वे केजी मित्तल आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई के काय चिकित्सा विभाग के विभाग प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। वे महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के सेनेट सदस्य रह चुके हैं तथा वे कनेक्टिकट यूएसए में एक आयुर्वेद तज्ञ के तौर पे कार्यरत भी थे। वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के आयुर्वेद सलाहकार के पद पर कार्यरत है। कई जटिल समस्या जैसे थायराइड, मधुमेह, ल्यूकेमिया, एचआईवी, आर्थराइटिस, इन विषयों पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी प्रदान किया है। उन्होंने दूरदर्शन, आकाशवाणी, हेलो सखी तथा अन्य प्रसार माध्यमों के द्वारा आयुर्वेद का प्रसार करने में उनका योगदान अगण्य है। उनके 21 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लघु निबंध प्रबंधक प्रकाशित हुए हैं तथा उन्होंने 12 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व भी किया है। उन्हें बाबा साहेब आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, नाना साहेब जोशी पुरस्कार तथा गालिब रत्न पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इस संक्षिप्त परिचय के बाद मैं वैद्य विनायक तायडे जी को इस मंच पर अपना विषय स्थापित करने के लिए जो है वो आमंत्रित करता हूं। तायडे सर, ओवर टू यू। नमस्कार आदरणीय गुरुवर्य स्वर्गीय श्रीमंत नाना साहेब, उनके स्मृति प्रत्यर्थ जो व्याख्यान का आयोजन किया है, इसलिए मैं उनको नमन करते हुए विद्या प्रसारक मंडल मुंबई वैद्य सभा, दोस्तों आजकल का यह जो संक्रमण के लिए दिया है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आयुर्वेद का योगदान इसमें है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ आयुर्वेद में हमें इस प्रकार से इन व्याधियों के बारे में देखना चाहिए। कोरोना वायरस
इस कोरोना वायरस के बारे में आज हम चर्चा। यह कोरोना वायरस क्या है, जिसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करने का समय आ गया। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना कि ये जो कोरोना वायरस जो है, यह आगंतुक निदान कोविड-19 ये जो व्याधि बताई गई है, इसमें ये कोरोना वायरस जो है यह एक आगंतुक निदान है, लेकिन यह कोविड-19 का संयुक्त निदान है। यानी कोविड-19 का जो निर्माण होता है, वह निर्माण कोरोना वायरस के द्वारा, और इसको निर्माण होने के बाद ये कोविड-19 में विभिन्न प्रकार के लक्षण किया गया। अब सवाल यह निर्माण होता है कि कोविड-19 इसका अंतर्भाव आयुर्वेद में है। चरक निवास काल में जनकोधूस व्याधि के बारे में चर्चा की। उसमें जनकोधूस केस में उन्होंने बताया कि विषाणु के द्वारा विभिन्न प्रकार का व्याधियां हमारे शरीर में निर्माण, वैसे ही कोविड-19 यह कोरोना वायरस के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। अब सवाल यहाँ निर्माण होता है कि कोविड-19 का वर्णन तो शास्त्र में नहीं है, फिर उसको हमें डायग्नोस कैसे करना चाहिए। आयुर्वेद ने लिखा विकार नामो कुशलम न जीवित करना, न ही सर्व विकार नाम। ये जो श्लोक लिखा है उन्होंने कि जहां आयुर्वेद में इस प्रकार की व्याधियों का वर्णन नहीं है, उन व्याधियों की और इस प्रकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दोषों में होने वाली विकृति, वो विकृति गुणता है, कर्मता है, शुद्धता है, रूपता है, रसता है, या वो गंधता है। इस प्रकार की विकृति को ध्यान में रखकर हमें व्याधि का नामकरण करना चाहिए। व्याधि नामकरण सिद्धांत के अंतर्गत शास्त्र में लिखा है, जहां नामोल्लेख नहीं रहता है उसमें हमें दोषों की विकृति के बारे में देखना चाहिए, धातुओं के विकृति के बारे में देखना चाहिए, धातु अपनी मानसिक व्याधि के बारे में देखना चाहिए, धातु अपनी व्याधि के बारे में देखना चाहिए, धातु अपनी पाक के बारे में देखना चाहिए, मल की उत्तराग्नि या मल्लाग्नि में जो वृद्धि हो जाती है उसके बारे में देखना चाहिए, जिसके अंदर कौन से प्रकार की लक्षण होती है। और इस प्रकार का अभ्यास करने के बाद उस व्याधि का नामकरण करना चाहिए। क्या उसके संबंध में कुछ व्याधियां हमारे शरीर में है या नहीं, इसके साथ भी हम समझ सकते। दोष जो है हमारे शरीर में जो होता है कि बात कब जो है अपने शरीर को बैलेंस करता है। अगली इस ऑफ एंटायर मेटाबॉलिज्म, ये जो है हमारे या जो रहती है शरीर के अंदर का मेटाबॉलिज्म, ये अभी के द्वारा होता है। हमारे शरीर में होने वाली बोझ हमारे सत्व धातु का सार रहता है और हमें शरीर को धारण करता है। वैसे ही सत्व रजतम ये जो रहते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उनका माइक्रो हमारे शरीर में होता है। वैसे हमारे शरीर में होने वाला जो मल रहता है, ये मल भी हमारे शरीर में उपयोगी रहता है।
शास्त्र में लिखा है मल ही दुर्बल, मल ही शरीर का बल होता है, ऐसा राजस्थान के बारे में उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार के देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि उसमें स्रोतस की दृष्टि क्या हो जाती है, कौन से स्रोतस हो जाते हैं। स्रोतस क्या है? तो आसन के स्रोतस है, स्रोतोमयम पुरुषः, ऐसा शास्त्र में लिखा है, जो कि अपने शरीर के जो पोषक अंश जो न्यूट्रिएंट्स से उसका पोषण करते उसका वहन करता है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो कोविड-19 जो है ये आगंतुक व्याधि, अब ये आगंतुक व्याधि के बारे में जब हम करते हैं तो उस समय देखना चाहिए कि ये व्याधि आगंतुक है और इस व्याधि में मुख्यत्व करके वात कफ की दृष्टि हो जाती है, वात में गुरुता की दृष्टि हो जाती है, वात में कर्मता की दृष्टि हो जाती है, वात में शक्ति की दृष्टि हो जाती है, पित्त में रुकता की दृष्टि हो जाती है, कफ में क्लाशता की दृष्टि हो जाती है। और उसका परिणाम जो है कोविड-19 में क्या होता है, बेसिकली कोरोना वायरस जो है हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर अटैक करता है, किडनी के ऊपर अटैक करता है, हार्ट के ऊपर अटैक करता है। और इसके साथ से एक बात इम्पोर्टेंट कहता है कि बहुत बार मंदाग्नि होने के कारण आंख की पत्ती हो जाती है और आंख की पत्ती से शरीर की जो प्रतिकार शक्ति है वो ये जो वायरस जो रहते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कोरोना वायरस जो है हमारे शरीर में चला जाता है, उसका संक्रमण होता है। आयडी सर, सर आपला व्हॉइस थोडासा ब्रेक होतो आहे, फक्त जरा मायक्रोफोनच्या जवळ बोलला तर थोडं क्लिअरली सर ऐकू. चालेल 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 चालेल। थँक्यू सर. तो ये कोरोना वायरस जो रहता है, कोरोना वायरस बेसिकली उसका जो अपन देखेंगे ये कैसे कैसे अटैक करता है। पहले तो कोरोना वायरस नोज, फारिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स इसके ऊपर अटैक करने यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये दोनों के ऊपर उसका अटैक होने के बाद धीरे धीरे हमारे ये लंग्स में पहुंच जाता है और लंग्स में पहुंच जाने के बाद वह विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति करता है और उसी के साथ ही साथ ये जो कुछ ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी वो अटैक करता है। जैसे कि हमने देखा कि किडनी पर उसका अटैक हो जाता है, मूत्राशय विद्युतीकरण कार्यात्मकता हो जाती है, हार्ट के ऊपर उसका अटैक हो जाता है, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस निर्माण होता है, ब्लड की ब्लड वेसल्स के ऊपर उसका अटैक हो जाता है, जैसे कि उसके कारण क्लॉटिंग निर्माण होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स रहते हैं ये ऑर्गन्स में इसका जाता है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं कि ये कोविड-19 की संप्राप्ति क्या हो सकती है, कैसे निर्माण हो जाता है, कैसे ये इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बारे में हमें देखना चाहिए। ये जो आगंतुक निदान है उसके सन्निकृष्ट निदान और विपरीत निदान के बारे में चर्चा। कोरोना वायरस का सन्निकृष्ट निदान के कारण ये कोरोना वायरस हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है, कंठ, गला प्रदेश, नासा, कनिका इसके ऊपर इसमें संक्रमण हो जाता है और धीरे धीरे वह प्राणवायु स्रोत में चला जाता है। ये प्राणवायु स्रोत में चला जाने के बाद नासा, गला, फुफ्फुस में ये विकृति निर्माण करता है। वो ये विकृति कौन सी होती है? एक तो रचनात्मक विकृति होती है, इसको हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक डिफॉर्मिटी फॉर्म हो जाती है और फंक्शनल डिफॉर्मिटी फॉर्म हो जाती है। लेकिन विपरीत कारण भी इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो विपरीत कारण अगर हम देखते हैं कि जो पेशेंट मधुमेह से पीड़ित है या उसको पहले से ही कोई प्राणवायु की व्याधि है होना ही चाहिए, ऐसा नियम रहता ही नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी कम होना ये नियम है। जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है उनके ऊपर वायरस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है और उसके बाद जब रचनात्मक विकृति निर्माण हो जाती है तो फुफ्फुस में पल्मोनरी एडिमा यानी फुफ्फुसीय शोथ निर्माण हो जाता है या फुफ्फुस की जो मांसपेशियां रहती है एल्यूलर डैमेज हो जाता है। ये तो रचनात्मक विकृति हो गई है, लेकिन क्रियात्मक विकृति अगर हम देखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षणों के अभिव्यक्ति आते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं इस प्रकार का जब स्थान हो जाता है, प्राणवायु में स्थान होने के बाद वात कफ की दृष्टि हो जाती है, रस रक्त का दृष्टि हो जाती है, स्रोतों में विकृति हो जाती है और जब स्रोतों में विकृति हो जाती है उसके बाद विभिन्न प्रकार के लक्षण अभिव्यक्त हो जाते हैं।
जिस लक्षण को हम देखते हैं कि सकष्ट शुष्क कास, गिडनेस, ड्राउजीनेस, उत्तेजना, तीव्र ज्वर, अग्निमान, अग्नि अंग मर्द, शीर्ष पांडुता और श्वास, इस प्रकार के लक्षणों के साथ आगंतुक निदानजन्य ज्वर का निर्माण श्लोक दे दिया है। काफी प्रकार के लक्षण जो है, सभी प्रकार के लक्षण निर्माण होने चाहिए, ऐसा नियम तो नहीं, बल्कि काफी प्रकार के लक्षण जो है, यह लक्षण हमें कोविड-19 में पाए जाते हैं। तापन्य, अरुचि, पर्व शिरोरोगाः, श्वसन कासगन्धाः, शीतं जाड्यं तिमिरः, भ्रमदण्डः, श्लेष्मो वातजनितं ज्वरः, यानी श्लेष्म वातजनित ज्वर जो रहता है, इसमें इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है और उसका समन्वय हम कोविड-19 के साथ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल चले जाएंगे, डिटेल यह जाएंगे कि इसकी जो संप्राप्ति, जो संगठन जो है, ये संप्राप्ति संगठन क्या हो सकता है। तो ये व्याधि का जो निदान जो है, अगर निशान से हो जाता है, इसका जो उद्भव स्थान जो है, कहाँ ये होता है, तो वो जैसे अटैक हो जाता है कंठ, ग्रसनिका, नासा, इस प्रदेश में उसका उद्भव स्थान हो जाता है, जो संक्रमण हो जाता है और अधिष्ठान जो उसमें हो जाता है। धीरे धीरे वो संचार करता है, कहाँ चला जाता है, तो धीरे धीरे नासा, गल और प्राणों से उसमें जाता है और व्यक्त हो जाता है। दोषों के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो ये वातपित्तजन्य व्याधि है। दुष्टों के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, रसरक्तजन्य और रसरक्त की दृष्टि हो जाती है। मुख्यतः स्रोत जो रहते हैं, ये प्राण से उसकी विकृति यहाँ रहती है और स्रोत दृष्टि प्रकार के अगर देखते हैं तो संग है, शिराग्रंथि है, विमार्गमन है। तो इस प्रकार की स्रोत दृष्टि होने के बाद विभिन्न प्रकार के लक्षण, शिराग्रंथि जिन लक्षण अगर देखेंगे तो हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म, संग देखेंगे तो डिस्निया फॉर्म हो जाता है, शिराग्रंथि देखेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है और आशय के दृष्टिकोण से तो बेसिकली आशय इसमें इसकी विकृति होती है। अवयोग के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो किडनी, हार्ट और ब्रेन के ऊपर इसका अटैक हो जाता है। अग्नि के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें धात्वाग्नि की विकृति रहती है, जठराग्नि की विकृति रहती है। सीवियर स्टेज में धातुपात की अवस्था आ जाती है। देखते हैं तो बेसिकली इसमें जो लक्षण होते हैं, श्वास है, ज्वर है, कास निर्माण होता है, इस प्रकार के लक्षण, कफ निर्माण होता है, डिस्निया फॉर्म हो जाता है, फीवर आ जाता है और साथ ही साथ दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये व्याधि कैसी है, तो कष्ट सामग्री। चिकित्सा के दृष्टिकोण देखते हैं कि इसमें शरीर चिकित्सा करनी चाहिए, दोषमूलक चिकित्सा करनी चाहिए, धातुमूलक चिकित्सा करनी चाहिए, श्रोतमूलक चिकित्सा करनी चाहिए, व्याधिमूलक चिकित्सा करनी चाहिए, रोहन चिकित्सा करनी चाहिए, अग्निवर्धक चिकित्सा करनी चाहिए और ओजोवर्धक चिकित्सा करनी चाहिए और व्याधि में उपद्रव निर्माण होने की संभावना ज्यादा रहती है। वो जो उपद्रव रहते हैं इसको हम कहेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। तो इस प्रकार की अवस्था जब निर्माण होती है, कुछ ऐसी औषधि देनी चाहिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी चाहिए कि जिसके अंतर्गत व्याघ्री का प्रयोग किया है। जो व्याघ्री किसी श्वास का ज्वर, कफ, वातहर है, अमृता का प्रयोग करते हैं, श्रुति का प्रयोग करते हैं, पुष्पा का प्रयोग करते हैं, कच्चा का प्रयोग करते हैं, पिपली का प्रयोग करते हैं, कटफल का प्रयोग करते हैं, वचा का प्रयोग करते हैं, भारंगी मूल, परपट और तुलसी का करते हैं। तो इस प्रकार की औषधि जो रहती है, इस प्रकार की औषधि लक्षणमूलक चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन जब हम देखते स्पेसिफिकली हमें कभी चिकित्सा करनी है कोविड-19 की, तो हमें यह देखना है कि दोषमूलक चिकित्सा क्या करेंगे, तो वातकफनाशक चिकित्सा, वातकफनाशक चिकित्सा करते समय तुलसी और अमृता का प्रयोग करना चाहिए। बाद में अगर हमें रोहन चिकित्सा में धातुमूलक चिकित्सा करनी है तो बेसिकली सुवर्णमालिनी बसिता का प्रयोग करते हैं, सिद्धयोग कल्प का प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, शतावरी का प्रयोग करते हैं। और श्रुतमूलक चिकित्सा जैसे कि श्रुतमूलक चिकित्सा में इसलिए करना है क्योंकि वहां जो संगात्मक विकृति हो गई है, ये संगात्मक विकृति को नष्ट करने के लिए हमें श्रुतमूलक चिकित्सा करनी चाहिए, श्रुतमूलक शोधन करने वाली चिकित्सा करनी है। वहां का संग तोड़ने के लिए पलाशमिक क्षार, अपमार्ग क्षार और वृक्षाम्ल का प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सा के अंतर्गत आपने देखा है कि
और अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये जो दवाई है व्याधि निरोधक चिकित्सा के दृष्टिकोण से बेसिकली हमें अगस्त्य हनी का प्रयोग करना चाहिए। जो अगस्त्य हनी की जो है, जो एंटीवायरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक है, कार्डियो है, तो इस प्रकार के जो गुण रहते हैं, इस प्रकार के अगस्त्य का प्रयोग करना चाहिए। और ओजोवर्धन चिकित्सा हेतु हमें कस्तूरी, अंबर, सुवर्ण, अभ्यर्थ और अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अब सवाल है कि ऐसी इम्यूनिटी को हमें बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से प्रकार के पोषण जिसकी इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर रहेगा। अगर हम इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएंगे तो ये व्याधि जो है ये अलग अलग प्रकार के उपद्रव निर्माण करते हैं। व्याधि प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, जिसके अंतर्गत शुंठी, तितली, हरिद्रा, अमलकी, अश्वगंधा, कलौंजी, बला, पंचतुलसी, इस प्रकार के औषधियों का उपयोग करते हैं। अब सवाल यह होता है जब हम पेशेंट को देखते हैं तो देखते समय में एक ऐसा डिकॉक्शन तैयार किया है जिसका नामकरण किया था हमने इम्यूनो 2020, क्योंकि ये वैक्सीन में प्रवेश किया है, इसीलिए इसका नामकरण हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और व्याधि को कम करने के लिए ऐसा इम्यूनो 2020 ऐसा डिकॉक्शन तैयार किया है जिसमें हम निष्कुंठी, अश्वगंधा, बला, द्वय, भारंगी, गुरुची, कंटकारी, गुम्यामल, मरीच, शीर्ष, तुलसी, विधायरा, मधुयष्टि, वासा, कटफल, तितली, कलौंजी, पलाशमूल और तालिसपत्र, इसका हमने ये किया। अगर इसका अगर मोडिफिकेशन हम देखते हैं तो ये रसात्मक, मधुरसात्मक, कटुरसात्मक, अर्थात ये प्रदूषात्मक है। वीरता ये उष्ण है यानी कफवात शामक है, विपाक या कटुमधु है यानी ये प्रदूषात्मक है, और गुणता है लघु गुणात्मक है इसलिए कफवात शामक है। पोषकता से देखते हैं ये कफवात शामक है। लेकिन इसका पंचात्मक वायु पर अगर हम देखते हैं कि क्या असर हो जाता है, ये डिकॉक्शन देने के बाद पंचात्मक वायु में कौन से प्रकार की करने वाला रहता है। तो पंचात्मक वायु में प्राणवायु, उदर वायु, सपाटवायु, व्यानवायु, इसकी कर्मता नियुक्ति होती है। ये कर्मता नियुक्ति नष्ट करने इसका काम होता है। पंचात्मक दृष्टि पर भी इसका कार्य होता है, यानी पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त, रंजक पित्त और भाजक पित्त में होने वाली जो कर्मता होती है, जो गुणता होती है, नष्ट करने के लिए इसका कार्य होता है। उसके दृष्टिकोण से देखते हैं तो वेदक कफ, गुणवक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और स्पेशल कफ, उनको जो कर्मथा विकृति और गुणता विकृति हो गई है, राशिता विकृति हो, उसको इसका प्रयोग किया जाता है। धात्वाग्नि नांद्य नाशक है यह धात्वाग्नि नांद्य नाशक है। इसमें क्या होता है, जो धात्वाग्नि नांद्य निर्माण हो जाता है, जिसके कारण जो निवृत्ति है उसको कम करने के लिए देखते हैं लेकिन बेसिकली ये कार्य करता है। दृष्टिकोण से अगर देखते हैं दृष्टि के कारण जो संदर्भ में संगात्मक निर्माण होने पर जो अभिव्यक्ति होती है, लक्षणों की अभिव्यक्ति उसको कम करने के लिए ये कार्य होता है। सीरा ग्रंथि, इसका घोर जो प्रभाव जो रहता है, ये जो 2020 जो है ये रसायन कार्य करता है और ऊर्ध्ववर्धक कार्य करता है। अगर हम देखते हैं कि यह जो है रोगोन्नत जो देखते हैं कि ये काम करता है, धात्वाग्नि नांद्य नाशक है, श्वास, कास, एंटीबायोटिक, एपिटाइजर, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीहिस्टामिनिक, ब्रोंकोडायलेटर और दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्यूनोप्रोटेक्टिव। तो ऐसे जो डिकॉक्शन जो है हम 30 डेज तक देने के बाद काफी अंश तक पेशेंट को रिजल्ट हो जाता है, इम्यून सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, कोच का मतलब हो जाता है, आपका अपनी लक्षण कम हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की ओर। ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो रहता है, ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में बहुत बार रहता है कि कोविड तो हो चुका है, कोविड हो चुका है और कोविड होने के बाद कई रोगों में कुछ ऐसे लक्षण मिल जाते हैं जैसे कि फटीग है, डिस्निया है, अर्थाल्जिया है और चेस्ट पेन। तो ये सभी प्रकार के लक्षण है, ये कोविड होने के बाद अगर उनमें होते हैं that condition is long called as long COVID. It means this is the post-COVID complication. तो ये post-COVID complication
जो दिखाई देते हैं बेसिकली 30 और 60 डेज के बीच में दिखाई देते हैं। हमें मालूम पड़ता है, हमें वार्निंग देते हैं, हमें वार्निंग साइन जो रहते हैं, इस वार्निंग साइन में हमें देखते हैं कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, ब्रेथलेसनेस निर्माण हो रहा है, डिजीनेस निर्माण हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ निर्माण हो जाता है, जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, लंग डिसऑर्डर्स, लॉस ऑफ स्मेल, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कभी कभी हो जाता है, डायबिटीज में विकृति निर्माण हो जाती है, टायर्डनेस निर्माण हो जाता है। तो पोस्ट कोविड जो साइन एंड सिम्टम जो रहते हैं हमारे पास आ जाता है पेशेंट, तो आगे की बात देखते हैं, पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे ताकत नहीं है, टायर्डनेस लग रहा है, मेरा कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो रहा है, कभी भी चेस्ट में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, मुझे नींद बराबर नहीं आती है, मेरा खाना बराबर हो जाता है और मेरी जो शुगर जो पहले से ज्यादा बढ़ रही है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है, इस प्रकार के लक्षण जो बोल देता है, रैपिड लॉस हो गया है क्या, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं क्या, चेस्ट में पेन हो रहा है क्या, माइलेजिया फॉर्म हो जाता है, हाइड्रेट फीवर होता है, इंसुलिनिया फॉर्म हो रहा है क्या, इस प्रकार के लक्षण को हमें देखना चाहिए। और उसके साथ ही साथ देखना चाहिए कि मल्टी ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि ब्रेन में विकृति आ जाती है, लंग्स में विकृति आती है, हार्ट में विकृति आती है, किडनी में विकृति आती है, और उसके कारण विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति बहुत बार। अब इसका जो हम डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्लिनिकली, पैथोलॉजिकली, रेडियोलॉजिकली ऐसा डायग्नोस करते हैं। क्लिनिकली तो हमने देख लिया, साइन एंड सिम्पटम्स सबके दिखाई दे रहे हैं, हमें अंदाजा आता है कि नोन केस ऑफ पोस्ट कॉम्प्लिकेशन, ये पोस्ट कॉम्प्लिकेशन केस है, तो उसमें हमें फिर से यानी कोविड-19 होने के बाद जब हम डिस्चार्ज लेते हैं और इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, उस समय हमें पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें एचबी इंपॉर्टेंट करना चाहिए, सीबीसी एएसआर करना चाहिए, सीआरपी करना चाहिए, टोक्लिन करना चाहिए, डी-डाइमर करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट करना चाहिए, आरटी करना चाहिए, हाँ ग्राफिकल मेडिसिन की पूरी डॉक्टर स्टडी और एचआरसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचआरसीटी करना अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि एचआरसीटी में मालूम पड़ता है कि कोविड में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मालूम पाई है। ब्लड टेस्ट में इंडिकेट हो जाता है, तो पैथोलॉजी डायग्नोसिस हो, ये पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करना चाहिए, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस करना चाहिए, सोनोलॉजिकल डायग्नोसिस करना चाहिए, कलर डॉपलर स्टडी करना चाहिए। ये सभी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के बाद हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये जो है यह पोस्ट कोविड का कॉम्प्लिकेशन है। फिर हम उसकी केयर कैसे करेंगे? तो जैसे कि कोविड हो गया है और कोविड होने के बाद लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन कोविड होने के बाद तदनीक डॉक्टर को, जो अपना कंसल्टिंग जो डॉक्टर है, उससे कंसल्ट करना चाहिए। डेली घर में हमारा बीपी कितना है, ऑक्सीमीटर से हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, हमें फीवर आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार की हमें डेली टेस्ट करना चाहिए, फिजिकल रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। बाद में हमारा जो शुगर लेवल अगर हमारी ज्यादा बढ़ जाए तो कंट्रोल है या नहीं वो देखना चाहिए। हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन अगर देंगी तो उसमें शॉर्ट कोर्स इंसुलिन का भी दे सकते हैं, ये हमारे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं। एब्नॉर्मल हार्ट रेट अगर रहेगा तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ये हमारे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी दे सकते हैं। सीओपीडी की कैसे रहेगी, अगर उसमें कोई इम्यूनिक कंडीशन होती है, लंग्स के ऊपर उसका असर हो जाता है, और उसके लिए हमें फिजिकल जो है हमें पीएफटी करना चाहिए, और पीएफटी में मालूम पड़ता है एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन है या है, और उसको पेशेंट को डिस्निया है तो हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो ये सभी प्रकार के पोस्ट कोविड जो पेशेंट रहते हैं, उनमें एक बात कि जब इस प्रकार के लक्षणों की अड्डी होती है तो तीसरे किलोमीटर के साथ उसका कॉन्टैक्ट नहीं रहना चाहिए, यानी सेपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हेतु विपरीत जो चिकित्सा बताई गई है, हेतु विपरीत चिकित्सा, जिसमें हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग है मास्क पहनना और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, सैनिटाइजेशन, ये करना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट इसमें होता है। अब उस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, हमें एक ही कॉम्प्लिकेशन को ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ये इसके ऊपर ज्यादा असर हो जाता है और नंबर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इसमें निर्माण हो जाते हैं। पहले तो पेशेंट बोलता है कि मुझे थकानी ज्यादा आ रही है, मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा विजन कम हो रहा है, मेरा हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो रहा है, टैकिकार्डिया हो जाता है, ब्रैडिकार्डिया हो जाता है, फिब्रिलेशन हो जाता है या उसमें फ्लटर हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण और बीच बीच में उसको बुखार आता है। तो अभी हम कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? जैसे कि मायोकार्डाइटिस का फॉर्म होता है, पेरिकार्डाइटिस फॉर्म हो जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन फॉर्म हो जाता है, डिसएरिथमिया फॉर्म हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा फॉर्म हो जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस फॉर्म हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म फॉर्म हो जाता है, वायरल न्यूमोनाइटिस फॉर्म हो जाता है। तो उसकी में चिकित्सा करना अत्यंत जरूरी होता है। अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है और इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज में चेस्ट पेन होकर हो रहा है, दिस इज द सीरियस कॉम्प्लिकेशन और उसका डायग्नोसिस करना चाहिए कि ये चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो उसी पीरियड में पूरे को करना चाहिए, एक्सरे निकालना चाहिए, तो बाद में सीटी एंजियो करना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि हार्ट में किसी प्रकार का स्रोत तो नहीं है, किसी प्रकार का विकृति तो निर्माण नहीं हुई है ना। तो ये कार्डियोवास्कुलर चेस्ट में जब हो जाता है उस समय उसका असेसमेंट करना जरूरी होता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है, कई ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के कारण एम्बोलिज्म होने की संभावना ज्यादा रहती है, ब्लड क्लॉट्स होने की संभावना ज्यादा रहती है और उसको रूल आउट करने के लिए हमें जरूरी रहता है। जिस HRCT से हमें पता चल जाता है कि ये लंग्स में प्रकार का निर्माण हो रहा है और उसी के लिए एंटीकोगुलेंट का देना अत्यंत जरूरी होता है। हार्ट में जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है या टैकिकार्डिया फॉर्म हो जाता है और उस प्रकार की अवस्था में हार्ट जब रेगुलर हो जाते हैं तो उस प्रकार की अवस्था में हो जाता है, इसलिए हो जाता है तो एक नहीं होता है। उस प्रकार की अवस्था में किसी भी प्रकार के कार्डियोवास्कुलर नहीं करना है। जब भी इसका असर शुरू हो वास्कुलर डिसऑर्डर्स निर्माण होती है, ब्रेन की उसमें जब असर हो जाता है उस समय न्यूरोलजिया फॉर्म हो जाता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं, सिग्नल डिसऑर्डर्स हो जाता है, इंसम्पैथी या ट्रायंगल न्यूरोपैथी हो जाती है और उसको रूल आउट करने के लिए हम फिर से असेसमेंट के लिए EMG, EEG और MRI या सेरेब्रल एंजियोग्राफी करना चाहिए। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हमारा आयुर्वेदिक व्याधि में चिकित्सा व्याधियों में दो प्रकार की चिकित्सा बताई है। एक तो चिकित्सा जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मास्क एप्लीकेशन, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस किसी के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हम व्याधियों की चिकित्सा भी कर सकते हैं। उसका जो बेसिक जो है उसका जो चिकित्सा सूत्र जो रहते हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्टर करने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग देना चाहिए, शुगर आ जाता है एंटीबायोटिक, एंटी एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामिनिक, डाइजेस्टिव, एंटीडायरेटिक, एंटीवायरल, एंटीकोगुलेंट। दिस इज द बेस्ट ऑफ कोविड कॉम्प्लिकेशन के मैनेजमेंट का है और इस प्रकार की चिकित्सा करेंगे तो बेसिकली एब्नॉर्मल हो जाता है, जिसके टैकिकार्डिया फॉर्म हो जाता है, टैकिकार्डिया फॉर्म हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, घबराहट ज्यादा हो जाती है, डिस्निया फॉर्म हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन निर्माण हो जाता है। और हमें अर्जुन का प्रयोग करना चाहिए, जवाहर मोरा खटाई पुष्टि का प्रयोग करना चाहिए, मुक्ता पुष्टि का प्रयोग करना चाहिए या रसायन का प्रयोग करना चाहिए। जो अर्जुना देने के बाद जो फ्लटर हो रहा है, जो टैकिकार्डिया फॉर्म हो रहा है, जो गति ज्यादा बढ़ रही है, उसको मिल जाता है। ये हमारा अनुभव बता रहा है। हाई ग्रेड फीवर जब निर्माण होता है तो हाई ग्रेड फीवर और लो ग्रेड फीवर ऐसे दो प्रकार के धातुक्षय की अवस्था जब रहेगी उस समय लो ग्रेड फीवर ज्यादा हो जाता है, जब रहेगी उस समय हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। और हाई ग्रेड फीवर के अंतर्गत हमें मृत्युंजय रस का प्रयोग करना चाहिए, त्रिभुवन रस का प्रयोग करना चाहिए, सुदर्शन चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। जो लेने के बाद हमें ज्वर जो रहता है हाई ग्रेड फीवर जो है
क्वार्टरली हमें देना चाहिए, बहुत टाइम से देना चाहिए हॉट वाटर। इसके साथ हम देने से निश्चित ही हाइड्रेट फ्लोर कम हो जाता है। लेकिन धातु के कारण जिसको हम जीर्णोज्वर कहते हैं उसमें लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करना चाहिए, जय मंगल रस का प्रयोग करना चाहिए, अमृता तत्व का प्रयोग करना चाहिए। जो धातु क्षय के कारण जो ज्वर निर्माण होता है उसकी उपयोगिता होता है। इसमें अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में वेट जो है वेट रैपिडली होता है, वेट कम हो जाता है और उस वेट को बढ़ाने के लिए हमें शतावरी, स्वर्णवाहिनी वसंत, विदारी कंद इसका हम प्रयोग करना चाहिए। इंसोम्निया कंडीशन डिस्टर्ब स्लीप, और इसमें जब इंसोम्निया निर्माण हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइटी आ जाती है और उस प्रकार की अवस्था में ब्राह्मी जटामासी शक्ति और तगर का प्रयोग करना चाहिए। नॉशिया वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें हम बेसिकली सुवर्ण शेखर का प्रयोग करते हैं, शंख भस्म का प्रयोग करते हैं, कपर्दी का भस्म का प्रयोग करते हैं, आमल के का प्रयोग करते हैं, पत्री खड़ी साकर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग जो है लक्ष्मण चिकित्सा के दृष्टिकोण से करना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुवर्णमालिनी वसंत, वसंत स्माकर, मधुमालिनी वसंत, गुरुची, अश्वगंधा, तुलसी, अमल की इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो रहता है, जो होने की संभावना, उसको हमें टालने के लिए या उसको हमें कम करने के लिए, उसके जो हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव केयर के दृष्टिकोण से एक डिकॉक्शन हमने तैयार किया था, जिस डिकॉक्शन के अंतर्गत अर्जुन जो है कार्डियोप्रोटेक्टिव, पेट्रोल जो है एंटीहिस्टामिनिक, गुरुच जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर, तितली जो है एंटीहिस्टामिनिक, रसायन और अश्वगंधा इम्यूनोमॉड्यूलेटर, तालमेघ, पुष्करमूल, चित्रा, पलाशु, ब्राह्मी, रोहित तत्व, मोक्षु, पुरनवा, बाघारणी, डाली, तुलसी, अजवाइन और हरिद्रा, इस प्रकार के द्रव्यों का संगठन अगर हम करेंगे तो निश्चित ही ये कोविड होने के बाद इस प्रकार का अगर हम डिकॉक्शन देते हैं तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन सीवियरिटी जो रहती है, ये सीवियरिटी कम होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसमें रसायन थेरेपी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें बेसिकली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स निर्माण हो जाते हैं, तो इसमें बेसिकली ब्राह्मण रसायन का प्रयोग करना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अगस्त्य रसायन का प्रयोग, अगस्त्य रसायन का प्रयोग करना चाहिए, मेघ रसायन का प्रयोग करना चाहिए, वर्धमान पित्ती रसायन का प्रयोग करना चाहिए, याकुती रसायन का प्रयोग करना चाहिए, या रसायन थेरेपी देना चाहिए। लेकिन बहुत बार कहते हैं पेशेंट कंप्लेन करते रहते हैं कि उसे कोविड होने के बाद चेस्ट में पेन हो रहा है और वो पेन जो है कार्डियक पेन है और उसी के लिए हमें जोरदार कुष्ठ, पेवक, विडंग, अतिविषा, सैंधव, पुष्करमूल, मोक्षु, पुनर्नवा, कुटकी, अर्जुन और संवर्धन लेवल का प्रयोग। ये जो है त्रिमर्वी अध्याय जो त्रिमर्वी अध्याय बताया है, उसमें जो पेशेंट हार्ट डिसीज है उसमें जो पेन हो जाता है उसी के अंतर्गत कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके इस बात का प्रयोग करना चाहिए या जोड़ने का प्रयोग करना चाहिए। बेसिकली जब हम देखते हैं कि जहाँ संगठन होती है, एम्बोलिज्म निर्माण हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जब हो जाता है, इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कम करने के लिए अतिविषा का प्रयोग करना चाहिए, गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, वृक्षाम्ल का प्रयोग करना चाहिए, अपमा क्षार का प्रयोग करना चाहिए, पलाशमूल क्षार का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ये सब तो हो गया है, लेकिन आज की एक जो अलग प्रकार का वेव्स आ गया है जिसको हम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये म्यूकोरमाइकोसिस जो रहता है ये पोस्ट कोविड के बाद भी होता है या कभी। तो म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? क्या जो फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाली व्याधि है और उसका जो अटैक जो रहता है हमारे नोज के ऊपर होता है, आइस के ऊपर होता है, ब्रेन के ऊपर हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर हो जाता है, हमारे स्किन के ऊपर हो जाता है और यह फंगल इन्फेक्शन जब हो जाता है उस समय यह व्याधि जो है विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति करती है। लेकिन यह होने के कारण क्या रहता है कि जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिनकी इम्यून सिस्टम कम है, ऐसे लोगों में इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। भारत में सबसे पहले ये म्यूकोरमाइकोसिस जो रहता है 27 जनवरी को इसका पहला पेशेंट पाया गया। अब ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो रहता है इसको ज़ाइगोमाइकोसिस या माइकोमाइकोसिस कहते हैं। दिस इज सीरियस कॉम्प्लिकेशन बट रेयर।
ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, ये बहुत रेयर रहता है। और ये जो है एनवायरमेंट में जो फंगाई जो स्प्रेडअप हो जाती है और उसी के कारण क्या होता है कि यह म्यूकोरमाइकोसिस फॉर्म होने का संभावना ज्यादा है। हालांकि ये कॉन्टेजियस नहीं है, हालांकि यह कॉन्टेजियस नहीं है, लेकिन सिवियरिटी ज्यादा रहती है। जैसे कि आप देखते हैं ये नासा मार्ग जो होता है, इस नासा के द्वारा ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन तो उसका जो पहला जो अटैक हो जाता है वो अटैक हमारे नासा हो जाता है, इसलिए फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर वो ब्लैक फंगस के कारण बहुत बार वहाँ पेन हो जाता है, उसका असर हमारे आंख के ऊपर होता है, आंखों में बर्निंग हो जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों में डिस्चार्ज हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, टेयरिंग हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे साइनस के द्वारा हो जाता है। ये म्यूकोरमाइकोसिस जो रहता है ब्रेन पर असर करता है, आइस के ऊपर असर करता है, नासा के ऊपर असर करता है, स्किन के ऊपर असर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर करता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। एक तो है राइनोसेरुलर माइकोसिस, राइनोसेरुलर म्यूकोरमाइकोसिस जो साइनस और ब्रेन में जाकर विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति करता है। जो पेशेंट को डायबिटीज है और अनकंट्रोल डायबिटीज है, उसका HbA1c जो है वो 6 के बाद आगे अनकंट्रोल डायबिटीज 10 के आगे पहुंच चुका है। इस प्रकार के पेशेंट को इस प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। इनको किडनी ट्रांसप्लांट की है तो हो जाता है। सेकंड जो है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, लंग्स के ऊपर इसका असर हो जाता है। जो पेशेंट कैंसर से पीड़ित है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया है, तो इस प्रकार के पेशेंट में भी पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की संभावना ज्यादा रहती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस है जो छोटे बच्चों में भी हो सकता है। और इस प्रकार की इसमें बहुत सारे बच्चों में डायरिया हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाता है। और फोर्थ जो रहता है ये क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, ये स्किन के ऊपर उसका असर हो जाता है। स्किन में विकृति हो जाती है, किसी की बर्न हो गया है, कट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, और वहाँ तो तुरंत ये जो है उसका असर हो जाता है। उसी कारण विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। हालांकि एनवायरमेंट जब हम देखते हैं तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये क्रॉस स्प्रेड, वाइड स्प्रेड हो जाता है। हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये पूरे शरीर में जाता है, हमारे विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स को वो बाइट करता है, ब्रेन को बाइट करता है, स्किन को बाइट करता है, हार्ट को बाइट करता है, और स्किन को बाइट करता है, नासा को बाइट करता है, और विभिन्न प्रकार के लक्षण होता है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में जब हम देखते हैं तो ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, हालांकि स्टीरॉइड तो देती है और स्टीरॉइड देने से लंग्स के अंदर के जो स्वेलिंग है हो जाता है, यानी जो डैमेज होना जो डैमेज हो रहा है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर उसका अगर ज्यादा यूज हो जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम बस्ट हो जाता है, हमारी शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाती है। यानी एक बात है कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए इम्यूनिटी और जो शुगर जो ज्यादा बढ़ गई है ये कारणीभूत होते हैं। तो इसमें उसका जो असर रहता है ये म्यूकोरमाइकोसिस का असर करता है। ज्यादा मात्रा में हम स्टेराइल वाटर नहीं लेते, स्टेराइल वाटर नहीं लेते हैं, अनस्टेराइल वाटर लेते हैं, तो उसके होता है जिंक सप्लीमेंट का यूज ज्यादा करता है या आयरन सप्लीमेंट का यूज ज्यादा करते हैं, तो उसके कारण होता है। तो ये महत्वपूर्ण क्या है, 2 भाग इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें, एक तो इम्यून सिस्टम बस्ट हो जाना और दूसरा जो है पेशेंट में डायबिटीज, इस प्रकार की जो प्राणों की व्याधियां, इस प्रकार की व्याधियां होने के कारण इस पेशेंट में होने की संभावना ज्यादा रहती है। डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट में रिस्क फैक्टर है इसका, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। हेमोरेज की प्रॉब्लम अगर रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ज्यादा मात्रा में कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिए उसमें ज्यादा हो जाता है, किसी को मेजर ट्रॉमा हो जाता है, बर्न्स हो जाता है, या तो उसमें स्किन में रैशेस आ जाते हैं, उसको जाता है, या कॉन्टिमिनेटेड जो बैंडेज नीडल्स ड्रेसिंग के साथ अगर यूज होते हैं तो उसके कारण भी संभावना ज्यादा रहती है। तो रिस्क फैक्टर जो रहता है इसमें अपन और देखते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया अगर फॉर्म हो जाता है तो उसके कारण हो जाता है।
या स्टेराइल वाटर का यूज ज्यादा करेंगे या स्टेराइल जो चीजें रहती है उनका यूज ज्यादा करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखेंगे, एंटीकोगुलेंट ड्रग का यूज कम करेंगे, ओवरडोज ज्यादा हो जाता है, एंटीबायोटिक्स का और ज्यादा हो जाता है तो इसके साथ हो जाता है। अब इसका जो असर जो है, इसका लोकेशन जो रहता है, म्यूकोरमाइकोसिस का जो लोकेशन जो बताया गया है, लंग्स के ऊपर, लाइंस के ऊपर, थोरैक्स के ऊपर, नोज के ऊपर, साइनस के ऊपर, वजाइना, स्किन, ब्रेन, आई और डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका असर ज्यादा होता है। देखने में आया कि इसके जो प्रॉपर जो सिम्टम्स है, आंखों में, बेसिकली आंखों में इसमें स्वेलिंग आ जाता है, बल्जिंग हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, टेयरिंग हो जाता है, पेन हो जाता है, बर्निंग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट साइन है। नासा के अंतर्गत भी इसमें डिस्प्ले फॉर्म हो जाता है, पेन हो जाता है उसमें, और उसके धीरे धीरे उसका ब्रेन के ऊपर असर भी हो जाता है और उसकी डिसऑर्डर्स या पार्शियल लंग्स के ऊपर इसका असर होने के कारण ये ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है हमें म्यूकोरमाइकोसिस में दिखाई देते हैं। अब ये जो है म्यूकोरमाइकोसिस का हमने देखा है कि 4 प्रकार का होता है, जैसे कि राइनोफिलियल म्यूकोरमाइकोसिस है, ऑप्थेल्मिक फॉर्म होता है, कुटिनियस म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, और अपन ने देखना है कि देखते कि नासा में कंडीशन हो जाता है, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग आ जाती है, ब्लैक लीजन फॉर्म हो जाते हैं। बाद में हमारे जो पैलेट रहती है, इस पैलेट में उसमें भी कुछ निर्माण हो जाती है, आई में स्ट्रेन जाता है, आई में बर्निंग हो जाता है, ब्लरिंग विजन हो जाता है, पेन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण जो है, इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अभी आप देखिए कि टॉक्सिक कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है, अपन देखते हैं कि ऑप्थेल्मोप्लेजिया फॉर्म हो रहा है, अंदर दोनों नासा के इसके अपन देखते हैं कि ब्लैक लीजन फॉर्म हो गए, ब्लैक फंगस जमा है, तो यह ब्लरिंग विजन हो रहा है। तो इस प्रकार के क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हमें म्यूकोरमाइकोसिस में दिखाई देते हैं। तो बेसिकली आई पेन, आई रेडनेस, आई विजन, ब्लर विजन, सेंसिटिविटी टू लाइट, एक्सेसिव टेयरिंग, एक्सेसिव आई डिस्चार्ज, और स्किन के अंदर अपन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो स्किन जो है उसमें पेन होता है, रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और वो वार्म हो जाता है खून में। तो इस प्रकार के लक्षण हो जाता है, और उसको रॉट करने के लिए हमें टिश्यू, वहाँ की सॉफ्ट टिश्यू रहता है, स्मॉल टिश्यू रहता है, उसकी बायोप्सी करना चाहिए। फिर हमें देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगल कल्चर करना चाहिए, सीटी स्कैन करना चाहिए। सीटी स्कैन करने से हमें मालूम पड़ता है कि लंग्स में कोई कुछ होती है क्या, पैरानल साइनस में कुछ होती है क्या, पैरानल साइनस में कुछ होती है, उसके लिए हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार का नेजल एंडोस्कोपी द्वारा करके तब म्यूकोरमाइकोसिस के लिए हमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसमें जो औषध जो उपकरण जो रहते हैं इसमें अध्ययन करते हैं, तो धावन करते हैं, पिंगुश का प्रयोग करते हैं, नस्य का प्रयोग करते हैं, अंजन का प्रयोग करते हैं, उपायजन का प्रयोग, धूम्रपान धूपन का प्रयोग करते हैं। ये धूपन में हमें रक्षोगण के शास्त्रों में बताया है, हाँ, ये रक्षोगण का प्रयोग करना चाहिए, जो अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है। डाइट की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, डाइट के दृष्टिकोण से जो देखते हैं तो इसमें बेसिकली नॉनवेज जो है अवॉइड करना चाहिए। जो नॉनवेज लेने के बाद शरीर में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस प्रकार के जो विकृति रहती है, इस प्रकार की जो ये डाइट है, यानी सात्विक आहार जो कहते हैं, इस सात्विक आहार का प्रयोग करना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग है हमें इसमें करना चाहिए। बहुत बार कई लोग क्या करते हैं, मैंने तो उसका प्रयोग नहीं किया है, लीच थेरेपी का प्रयोग करते हैं। रीजन में इनिशियल स्टेज में हम लीच थेरेपी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण आई में जो स्ट्रेन आ रहा है, हो रहा है, तो उसमें जो टेयरिंग हो रहा है और उसमें जो इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस आ जा रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, ये काफी प्रकार के लक्षण यहाँ कम हो जाते हैं। दोस्तों, हमें म्यूकोरमाइकोसिस जो केसेस है वो बहुत रेयर रहते हैं, ये बहुत रेयर रहते हैं, लेकिन वह काफी सीरियस प्रॉब्लम भी निर्माण हो सकते हैं। तो उसी के लिए हमें स्किन के ऊपर अगर म्यूकोरमाइकोसिस फॉर्म हो जाता है तो उसी के लिए हमें कुछ ऐसे तेलों का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी चक्रमर्द तेल का प्रयोग करते हैं, लहसुन तेल का प्रयोग करते हैं, हरिद्रा तेल का प्रयोग करते हैं, नीम तेल का प्रयोग करते हैं, करंज तेल का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं,
गंधक तेल का प्रयोग करते हैं, मिर्च का तेल का प्रयोग करते हैं, गंधक तेल का। ये जो तेल है इसका एप्लीकेशन जब हम करेंगे धीरे धीरे उसमें लाक्षणिक उपशय मिलता है। मैं व्याधि में उपशय नहीं बोल रहा हूँ, लाक्षणिक उपशय मिल जाता है। लेकिन लंग्स में अगर इस प्रकार की हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, इस प्रकार की अवस्था में और इस प्रकार की अवस्था में हमें विटामिन का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए, नींबू पत्र का प्रयोग करना चाहिए, हरिद्रा का करना चाहिए, कटहल का प्रयोग करना चाहिए, सूर्य का प्रयोग करना चाहिए। बेसिकली ये जो डायलिसिस की जो बहुत छोटे बच्चों में प्रभाव हो जाती है या बच्चों में प्रभाव हो जाती है, उस प्रकार की अवस्था में हमें उल्टियां हो जाती है, डाइजेशन होता नहीं है, बार बार उल्टियां हो जाती है और उस प्रकार की अवस्था में वांति विध्वंस का प्रयोग करते हैं, कुमारी घन का प्रयोग करते हैं, अमृता घन का प्रयोग करते हैं, शंख भस्म का प्रयोग करते हैं, कपूर का भस्म का प्रयोग करते हैं, कामधुआ रस का प्रयोग करते हैं, छर्दी रूप का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की ट्रीटमेंट करने, ये कम ट्रीटमेंट हम कब करेंगे, यह ट्रीटमेंट हम कब करेंगे, इनिशियल स्टेज में हमारे औषधियों का प्रयोग निश्चित होता है। लेकिन बेसिकली जब ये क्रिटिकल कंडीशन निर्माण होती है, सीरियस कंडीशन रहती है, तो म्यूकोरमाइकोसिस में सर्जिकल ट्रीटमेंट यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट जो है वो हम कर देते हैं, इनिशियल स्टेज में देते हैं, तो आगे जो कॉम्प्लिकेशन जो है, आगे की जो राइनोसेरेब्रल वगैरह जो म्यूकोरमाइकोसिस निर्माण होता है, उसमें कुछ अंश तक और उसमें लाभ दिखता है। 100% हम रिजल्ट दे सकते हैं ऐसे नहीं, लेकिन लाक्षणिक उपशय निश्चित ही आयुर्वेदीय चिकित्सा के द्वारा। दोस्तों, आज हमें स्वर्गीय नाना साहेब पुरानी जी के आयुर्विद्या प्रसारक मंडल मुंबई वैद्य सभा की ओर से मेरे जो विचार व्यक्त करने की मुझे जो अवसर दिया है, आदरणीय रंजीत जी पुरानी जी ने मुझे जो एक अवसर दिया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद ताइडे सर। सर, आपकी अनुमति हो तो एक दो सवाल आए हैं, वो क्या पूछ सकता हूँ आपसे? जी सर। सर, पहला सवाल है कि क्या हम वासा रिष्ट का कोविड में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? एक बात है कि म्यूकोलाइटिक ट्रीटमेंट अगर हम करनी है, म्यूकोलाइटिक ट्रीटमेंट करनी है, प्राणोसोतस में अगर संघात्मक विकृति रहती है, प्राणोसोतस में अगर संघात्मक विकृति रहती है, तो उस प्रकार की अवस्था में वासारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर। और सर, अगला सवाल है कि म्यूकोरमाइकोसिस ना हो, इसके लिए क्या हम खबरदारी रख सकते हैं सर? नहीं, खबरदारी यही रखना चाहिए कि बेसिकली हमें जो कारण हुआ है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, मास्क जो है, मास्क एप्लीकेशन जो है, सैनिटाइजेशन जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेयर केस है, ये रेयर केस है। इसलिए निदान परिवर्तन यानी हमारे शास्त्र में केस में लिखा है हेतु विपरीत चिकित्सा। अगर हेतु विपरीत चिकित्सा के साथ अगर हम व्याधि विपरीत भी चिकित्सा करते हैं, तो इसमें ओके, निदान मूलक चिकित्सा इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, धन्यवाद सर। मैं विनायक ताइडे से कुछ छोटी सी एक बात पूछना चाहता हूँ। जी सर। अपने दूध पापेश्वर का एक प्रोडक्ट है ये हिमगर्भ पोटली। मैं मेरी चिकित्सा में काफी मात्रा में इसका प्रयोग करता हूँ। क्या कोविड में इसके कुछ बेनिफिट और किस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा अगर इस पे मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, ये मार्केट पे ठीक नहीं है और इस प्रकार की अवस्था में सुबह नौशिया मीटिंग्स सीवियर उसमें सबसे पहले हम जो करते हैं ऑपरेशन का स्वयं से शेकर जो है अदरक तेज के साथ उसकी जीप के ऊपर चढ़ा। सर ताइडे सर,
आपला आवाज परत थोडासा ब्रेक होत होता. हाँ, येस सर, चालेल, तो थँक्यू. दूसरी जो बात है कि नौशिया ओमेटिस इस प्रकार के लक्षण जो है जब निर्माण होते हैं उस समय ईश्वर का सुवर्ण शिखर जो है जो रेगुलरली हम यूज करते हैं, बेसिकली इसका यूज जो है पैतृक शेर में भी ज्यादा हो जाता है, भी ज्यादा होता है, गैस्ट्राइटिस में भी हो जाता है. तो इसका प्रयोग हमने सुबह उठते ही मैं पहले बार क्या करता हूँ, सुवर्ण शिखर अदरक रस के साथ के सांपित्त को कम करने के लिए इसका प्रयोग करता हूँ. सेकंड थिंग, आज मैं यहाँ बैठने के पहले जो था कम यानी ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन थी, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन थी. इस ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में हेमिगरो पोटली रस का मैंने प्रयोग किया और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ. थर्ड थिंग क्या रहती है कि मैं गौरव के साथ कहता हूँ चिकित्सा क्षेत्र में जो प्रोडक्ट मैं 101% कहता हूँ कि पीसीओडी के लिए जो फ्री मेडिसिन जो है वो निश्चित ही, हालांकि सुवर्ण शिखर फ्री मेडिसिन रस रसराजेश्वर रस, एक बात है कि रसराजेश्वर रस जो रहता है, हम कहते हैं कि C4, C5, C6 में जो मिनरल चेंजेस निर्माण हो जाते हैं और जिसके कारण वर्टाइगो और लंबनेस निर्माण होता है, 3 हफ्ते के अंदर ये लक्षण हो जाता है. ये कॉन्फिडेंट की आपने इस कहना चाहता हूँ. तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में धीरे-धीरे हो जाती है, इसमें दे सकते हैं. तो इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करते हैं. बहुत बार क्या करते हैं कि अन्य जो रहते हैं जिसमें ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन की इरेगुलर हैबिट्स रहते हैं, जिसमें बहुत बार क्या रहता है कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन करना होता है और उस प्रकार के उसको सर आपला वॉइस थोडासा कमी येतो आहे. हाँ, उसके लिए हम आर्बिट्रेशन का भी हम प्रयोग करते हैं. तो इस प्रकार की जो है हमारी असर का प्रयोग करते हैं. बहुत बार हम एक देखते हैं कि आसव प्रसव के बारे में जब हम देखेंगे तो कुमारी आसव का प्रयोग स्त्री वैद्य रस के साथ देने से निश्चित स्त्रियों में काफी लाभ जाता है. अशोका पोषण के साथ देने से श्वेत में रिजल्ट ज्यादा मिल जाता है. ये मेरा स्वयं का अनुभव है. जब भी मैं कंसल्टिंग में बैठ जाता हूँ तो जब भी हम प्रिस्क्राइब करता हूँ तो बहुत बार इस प्रकार की बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम उसमें कंपनी का लेंगे, लेकिन मुझे अनुभव क्या है, इस औषधि से उच्च मिलने वाला है और इस प्रकार की औषधि का प्रयोग करने से मेरे पेशेंट को रिजल्ट मिलना है, इसलिए मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ. तो इस प्रकार की औषधियाँ है, काफी औषधियाँ है जिसका प्रयोग करने से हमें निश्चित ही हमारे लाभ मिल जाता है. वो थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू सर. सर एक आखिरी सवाल लेता हूँ. थ्रोम्बो एम्बोलिटिक इवेंट में सर सबसे बेहतरीन दवाई हम कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से? आयुर्वेद के दृष्टि में कॉम्बिनेशन बताया है, श्रुतिमूलक चिकित्सा के दृष्टिकोण से बताया है कि जहाँ संगात्मक जो जाती है सीरा हो जाती है, उसमें सबसे बड़ा मैंने अनुभव की बात बताता हूँ. कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, एम्बोलिज्म हो जाता है, हाँ, और उसको डिसॉल्व करने के लिए पलाशमूल क्षार का प्रयोग करना चाहिए, वृक्षाम्ल का प्रयोग करना चाहिए, अपमार क्षार का प्रयोग करना चाहिए. क्षरणार्थ क्षार अपन जिसको हम कहेंगे, तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है. धन्यवाद सर. अब मैं वैद्य राजन पाटनकर सर को जो है वो इस सत्र के सारांश स्थापित करने के लिए जो है वो आमंत्रित करता हूं. वैद्य राजन पाटनकर सर गए 33 वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्यरत है तथा वे आयुर्विद्या प्रसारक मंडल के कमिटी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं. आयुर्वेद व्यासपीठ के वो सलाहकार है तथा उन्होंने कई कार्यशालाओं का आयोजन तथा नियोजन किया है. ओवर टू यू राजन पाटनकर सर. धन्यवाद. ये जो मुझे जिम्मेदारी आज सौंपी गई है उसके लिए प्रथमतः मैं मुंबई वैद्य सभा श्री रंजीत पुराणिक और आयुर्वेद प्रसारक मंडल का आभारी हूँ. आज का जो विषय था वो आजकल के जो सब ये चल रहा है पैंडेमिक, एकदम हॉट सब्जेक्ट
और उसके ऊपर मतलब मैं जब से सर को जानता हूँ, विनायक तायडे जी को, तो तभी से उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा और परिपूर्ण है। तो आज उन्होंने कहीं पे भी मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न के लिए कुछ जगह उन्होंने छोड़ी ही नहीं, कि एकदम बारीक से बारीक सब विचार हमारे सामने रखे कि चिकित्सा करते समय प्रथमतः वात और कफनाशक चिकित्सा ज्यादा जरूरी है। हेतु विपरीत चिकित्सा का भी उन्होंने जो भी परिणाम बताया वो भी बहुत ही सराहनीय है। मैं एक दो उसमें टिप्पणियां ऐसा करूंगा कि पहले से या हमारे पुरखों में जो भी चीजें बताई गई थी तो वो भी अगर फॉलो करेंगे, मतलब कि दिनचर्या और ऋतुचर्या, तो भी हम लोग कोई भी पैंडेमिक रोक सकते हैं। कि जैसे पहले घर में आने के पहले हाथ पैर धोकर के आना, मतलब जो बेसिक को अभी उसको मतलब कुछ एक अलग रैपर देकर के सबके सामने रखा जाता है, इसके लिए सैनिटाइजर यूज करो। पहले तो जो ऐश मतलब राख रहता था उससे ही हाथ धोया जाता था, तो वो सबसे बढ़िया था। सैनिटाइजर से भी साइड इफेक्ट होते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। सेकंड थिंग कि खाना खाने के पहले भी हाथ पैर धो के बैठो, या जो भी है बाहर से आने के बाद अगर लंबे से आए हो तो स्नान करो, बैठ के पानी पियो। ये जो बेसिक चीजें थी, क्योंकि बाहर अगर किधर जाओगे हवा में तो वो भी मास्क, मतलब कि सर के ऊपर से भी और नाक को वो ढकना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। पर अभी कैसा हो गया है कि ये सब बातें जो है कि जो पहले बताई जाती थी हम लोग सब पीछे छोड़ गए, और जब भी बाहर से ये बातें हमारे सामने आती है तो हम उसको ज्यादा अच्छी तरीके से उसको फॉलो करने लगते हैं। और भी एक दो चार बातें जो सर ने कही वो भी बहुत ही एकदम उपयुक्त थी, कि जैसे कि पांचों भी प्रकार के वात पित्त कफ के जो विभिन्न प्रकार है उसमें उनका जो फॉर्मूला है इम्यूनिटी 2020, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा विवरण दिया। और इतना बारीकी से विवरण कि मुझे याद आया कि हमको दंडवते सर जो सिखाने के लिए थे वो ऐसे तरीके के वर्णन करते थे, और एकदम बारीकी से, एकदम टू बी प्रिसाइज। वहाँ पे कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क किसके मन में आना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं तायडे सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन सब बच्चों के सामने किया, और उन्होंने नई पीढ़ी को एक दिशा दी कि कोई भी चिकित्सा करते समय हर एक व्याधि के बारे में सोचते समय उसका कैसे बारीकी से विचार होना चाहिए, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण सब नए बच्चों के सामने रखा। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो, आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि पढ़ते आयुर्वेद है और ज्यादातर एलोपैथी के पीछे ही जाते हैं, क्योंकि उसमें अर्थार्जन जल्दी हो जाता है। पर मुझे जो जिनसे मैंने आयुर्वेद सीखा, कि जैसे कि सरदेशमुख सर, या हमें सिखाने के लिए खुद साने सर थे, बाद में दंडोते सर थे, ये सभी लोगों ने यही सिखाया कि आगे चल करके तुम्हारी सोच कुछ भी होने दो, पर चिकित्सा तो आयुर्वेद की ही होनी चाहिए। और उसके ऊपर भी एक कि जिनके साथ मैंने करीबन एक 4 से 6 महीना काम किया, डॉक्टर के राममूर्ति जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे आखिरी दिन ये कहा कि आयुर्वेद ये परिपूर्ण शास्त्र है और तुमको आयुर्वेद ही करना है। और आयुर्वेद करते समय कि सच्चा डॉक्टर या सच्चा वैद्य कौन है, कि जो मिनिमम मेडिसिन विथ मैक्सिमम रिजल्ट्स ऐसे जो देता है वो सच्चा वैद्य है, सच्चा डॉक्टर है। आज सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से सबका महत्व बताया। दीपन पाचन अग्निवर्धन ये भी कैसे कैसे होता है, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने। और सबसे आखिर में कि आजकल का जो थोड़ा सा और भी डराने वाला जो एक नया पैंडेमिक के इसमें जो ये आ रहा है म्यूकरमाइकोसिस, उसके बारे में भी सर ने परिपूर्ण तरीके से चिकित्सा और उसका निदान ये सभी अच्छी तरीके से उन्होंने सबके सामने रखा। तो नए पीढ़ी के लिए मेरा एक ऐसी विनती है कि ऐसे ही तरीके से
अगर हर एक व्याधि के बारे में सोचे तो आयुर्वेद के जैसा परिपूर्ण शास्त्र कोई भी नहीं, ये मेरा मानना है। अभी थोड़ी सी बातें मैं हमारी जो संस्था है आयुर्विद्या प्रसारक मंडल, उसके बारे में 1-2 मिनट बोलूंगा, अगर परमिशन है तो। जी सर। मेरा गो है। यस सर प्लीज। ओके। आयुर्विद्या प्रसारक मंडल 65 सालों से कार्यरत है और हमारे संस्था में मेरी जितनी जानकारी है, पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे भारत में सभी जो माजी विद्यार्थी है वही ये संस्था चलाते हैं। तो एक ने मुझे पूछा कि अरे रंजीत सर तो वैद्य नहीं है, तो उनको इसमें आप कैसे ले आए? तो हमने बोला कि उनके जो जीन्स है, कि उनके दादाजी कि जिनके नाम से आज हम ये आयोजन कर रहे हैं व्याख्यान का, तो उनके जो आयुर्वेद्य प्रसारक मंडल के लिए जो भी योगदान था वो बहुत ही अमूल्य था। इसके लिए वो भी, हम लोग उनको भी वैद्य करके ही पुकारते हैं। वो वैद्य रंजीत पुराणिक ही है, भले उनका डिग्री हो या ना हो, क्योंकि उनको भी जानकारी जो है हर एक द्रव्य के बारे में वो बहुत ही सराहनीय है। आयुर्विद्या प्रसारक मंडल के बारे में कहा जाए तो आयुर्विद्या प्रसारक मंडल हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करते रहता है। कि जैसे कि हमारे यहाँ पे की जो चिकित्सा विभाग है, उसमें एक अलग विभाग कि जिसमें सिर्फ पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट होती है, वो भी एक बहुत ही रेयर बात है। बाद में जो हमारे यहाँ का स्त्री रोग और प्रसूति विभाग है, उसमें जो भी जितने भी स्त्रियों के और बच्चियों में जो भी अवेयरनेस के प्रोग्राम लिए जाते हैं, वो भी बहुत सराहनीय है। कि जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग है, बाद में हर एक जो भी ये रजस्वला हो जाती है तभी क्या क्या करना चाहिए, तो ये जो सब है ये भी बहुत अच्छी तरीके से हर साल बताया जाता है। गए 8 साल से हमारे यहाँ पे हम पंचकर्म विभाग के बारे में कहा जाए तो आयुर्वेद के माध्यम से पंचकर्म कार्यशाला का भी आयोजन करते आए थे और उसका भी प्रतिसाद हर समय हर साल, ये साल वो हो नहीं पाया है पैंडेमिक की वजह से, पर 22 से 25 वैद्य और विद्यार्थी ऐसे वहाँ पे सीख के जाते थे और वो आगे उसका पंचकर्म का प्रचार और प्रसार बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये एक बात हो गई। बाद में और एक बात कहूँ तो कि बहुत सारी दवाइयाँ कि जो ओपीडी या आईपीडी में जो दी जाती है वो इन हाउस ही बनाई जाती है। ऐसे भी बहुत कम विद्यालय या विद्यापीठ है कि जिसमें ये इस तरीके का काम होता है, पर हमारे यहाँ पे होता है। तो ये सब बातें कहने के बाद मैं फिर एक बार सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी आयुर्वेद महाविद्यालय की जो टैगलाइन है कि हीरो को तराशने वाली संस्था, ऐसे हमारी टैगलाइन है और उस तरीके से हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। फिर एक बार सबका धन्यवाद और ये मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मुंबई वैद्य सभा, बाद में आयुर्विद्या प्रसारक मंडल और पुराणिक सर का फिर से एक बार धन्यवाद। धन्यवाद पाटनकर सर इस सारांश के लिए। अब इस चर्चा सत्र के अंतिम छोर पे मैं आयुर्विद्या प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई के प्राध्यापक वैद्य संजय सातपुते सर को इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ओवर टू यू सातपुते सर। Thank you, Vaidya Sushant Patil sir. Am I audible? Yes sir. Okay. A very good afternoon to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks in Vaidyaraj Srimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan organized by Mumbai Vaidya Sabha and Ayurveda Prasarak Mandal. We take this opportunity to thank today's president, respected Vaidya Rajan Patankar sir, thoughtful, skilled and composed. Sir, you admire Vyakhyanmala with inspirational presidential address. We cherish the presence of Vaidya Vinayak Tade sir, today's guest of honor, a renowned physician, for clarifying, analyzing,
much tricky, complex post-COVID complications and Ayurvedic management. It's always been great to listen to, sir. My sincere thanks to Vaidya Pradeep Mishra, sir, organizing committee member of Mumbai Vaidya Sabha, for his exceptional welcome address. I extend my gratitude towards the eminent, disciplined administrator, respected Shri Puranik sir, Sarve Sarva of Shri Dut Papeshwar Limited, for cheering, heartening us with his devotional thoughts. You always been inspiring, sir. Thank you to all Vaidyas, our beloved students, participants, for glorifying this intellectual summit. Once again, I thank you one and all wholeheartedly. Thank you. Over to you, Sushant Patil, sir. Yes. Thank you so much, sir. I would certainly say that it has been really delightful to have such dignitaries on this podium today. And I cannot thank anyone else for this opportunity given to me also to be a compare for this lecture. So thank you so much, sir, for your participation in this event. And with this, I just say that our event is today wholeheartedly completed. So thank you so much, sir, for your participation and your support, sir. Thank you, sir.